So good morning, children. Good morning, Good sir. Good morning, good sir. morning. Good morning. मैंने सबको गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग कहा सर। है। अर्जुन गुड मॉर्निंग हमेशा गुड कहते मॉर्निंग हैं। सर। या गुड मॉर्निंग आयुष, जो भी बच्चे हमारे दिखाई दे रहे हैं, एक बार सबको गुड मॉर्निंग बोल दूं, क्योंकि आई गुड डोंट, मॉर्निंग। जब तक ह्यूमन बीइंग हूँ, अच्छा इंसान बनूं और अपने अंदर के ईगो मेरे पास नहीं रहे। अंशुल जी गुड मॉर्निंग। आयुष तिवारी जी गुड मॉर्निंग। आयुष पचौरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। संदीप जी गुड मॉर्निंग। करिश्मा, ये सारे नंदनी कृष्णा, सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ। सारे बच्चों का नाम लेना संभव नहीं है, पर सबको मैं गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ। आप करें ना करें, मेरे अंदर का इंसान, मेरे अंदर का बचपन जिंदा रहे, ताकि मैं अच्छा इंसान बना रहा हूँ, इसलिए मैं गुड मॉर्निंग करता हूँ। चलिए, तो आप से दो बातें मुझे पहले करनी है। पहली बात तो रिजल्ट को लेकर, आपके मार्क्स देखकर आप लोग में से बहुत सारे बच्चे खुश होंगे, मैं दुखी हूँ। ये नहीं है कि आपके मार्क्स अच्छे हैं तो मैं दुखी होता हूँ, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए है कि मार्क्स अगर ईमानदारी से आए तो मुझे बहुत खुश होऊंगा मैं। आई विल बी द हैप्पीएस्ट वन टू सी द मार्क्स। बट मुझे लगता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और मैं हमेशा उसको प्रेफरेंस देता हूँ। और मेरे टीचर होने का मतलब भी वही है, और कोई मतलब नहीं है। मैं मार्क्स को वैसे ओपनली बोलूँ तो मैं वैल्यू नहीं देता हूँ। मैं वैल्यू देता हूँ अच्छे इंसान बनाने पर। मैं वैल्यू देता हूँ अच्छा इंसान प्लस गुड मार्क्स, दैट इज द बेस्ट थिंग। इसलिए मैं प्राइवेटली जब बच्चों से बातें करता हूँ तो उनके उसके अच्छे गुणों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। समझ रहे हैं? इसका ध्यान रखें कि मेरा नेचर थोड़ा सा मार्क्स ओरिएंटेड नहीं है। इवन वाइवा में भी मैं उन्हीं बच्चों को प्रेफरेंस देता हूँ जो बच्चे ऑनेस्ट हैं, ये समझ लीजिए। तो मैं ये नहीं मैं सोचता हूँ कि मेरा ट्रांसफर होगा, मुझे पनिशमेंट होगा, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं रहती हैं। मुझे पनिशमेंट होगा, मुझे कहीं और भेजा जाएगा मार्क्स की वजह से, रिजल्ट खराब होने की वजह से, तो मैं खुश हो जाऊंगा, इसलिए कि चलो भारत का एक दूसरा कोना मुझे देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं जब भी रहूंगा ईमानदारी से काम करूंगा, ये समझ लीजिएगा आप। तो मैं वही चीज, वैसी वैल्यूज को प्रमोट करने वाले इंसान हूँ। चलिए खैर, ये तो हमारी पर्सनल ग्रीवांसेज है, ग्रीवांसेज से निकली हुई ये बातें हैं। चलिए, आप ये कोशिश करें बेटा कि आपके आपके जो दोस्त जो मिसगाइडेड हो चुके हैं, क्लास में नहीं आते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, ऑनलाइन गेम खेलते हैं, पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं इग्नोरेंस की वजह से। मैं नहीं कहता हूँ कि जानबूझ के बच्चा कोई कर रहा है ऐसा, लेकिन उम्र ऐसी है जहाँ पर सही और गलत के निर्णय नहीं ले पाते हैं बच्चे। अ, क्या करना है, विजन नहीं है क्लियर, इन सब सारी वजहों से ये सब सारी बातें हो रही हैं, और समय निकलता जा रहा है। इसलिए जैसे जैसे समय निकलता जाएगा, मेरे ऊपर भी प्रेशर बढ़ता जाएगा, और मैं आपको हेल्प ना कर पाऊँ, मेरे लिए दुख की स्थिति होगी। खैर, चलिए, लंबी गहरी सांस लेते हुए मैं अपने मन को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, आज हम इस लेसन को खत्म करने के मूड में हैं कि कॉम्पिटिटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। ठीक है, तो मैं केवल इंडिया, चाइना, पाकिस्तान लिखता हूँ, ताकि समय बचे। इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं इतना ही बस लिखता हूँ। चलिए, तो इसको हम थोड़ा सा देखें तो डेवलपमेंट पार्ट ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान इन इंडिया, कुछ मुझे बताएंगे आप लोग? बोलिए। हम्म सबसे बड़ी बात है कि सारे तीनों कंट्रीज ने एक ही साथ डेवलपमेंट का मॉडल शुरू किया। शॉर्टकट में हम थोड़ा बातें कर लेंगे, ठीक है। आप कोई मुझे बताओ कि भारत में प्लानिंग कमीशन सबसे पहले 1950 में आया, और हमारा पहला प्लान 1951 से 56 तक चला। पॉइंट, ये हमारा पहला प्लान था, ठीक है। 5 ईयर प्लान के मॉडल को हमने अडॉप्ट किया, 5 ईयर का प्लान का मॉडल हमने अडॉप्ट किया, ठीक है। पाकिस्तान, चाइना ने कब से किया, बोलिए? 1953 से। और यहाँ इंडिया और इसमें एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि भारत का जो फर्स्ट प्लान एंड होता है फर्स्ट प्लान, ठीक है। फर्स्ट प्लान, ये हमारा फर्स्ट प्लान था, तो पाकिस्तान का पहला प्लान शुरू होता है। क्या हो रहा, बार बार बोलती हूँ आर्गेनिक पॉइंट। ये हम इस तरीके से एक रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हैं। अब आते हैं, शॉर्टकट में चल रहे हैं। इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स काफी बाद में शुरू होता है, 1991। वो कब शुरू होता है? एलपीजी की पॉलिसी में आप पढ़ चुके हो क्या क्या रीजंस थे, मतलब इसको हिंदी में कहें तो मजबूरी में किया हुआ रिफॉर्म्स था हमारा, ठीक है। मजबूरी में किया हुआ
इट वॉज नॉट डिजायर, इट वॉज अ कंपल्सन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वर्ड यूज करते हैं कंपल्सन। ठीक है, इट वॉज कंपल्सन। चाइना के साथ ऐसा नहीं था, ये प्लान था, और उसने कब शुरू किया गया था? 1978 में। आगे माइंड बोलिए भाई, इसमें किसी को डाउट है? बोलिए बोलो नो भाई, सर। इसमें किसी को डाउट है? और पाकिस्तान में कब स्टार्ट किया गया था? 1988 में, करेक्ट है? बोलो भाई। तो ये हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था, ये दोनों जगह जो है मजबूरी में किया गया था, इंडिया और पाकिस्तान दोनों में मजबूरी में किया गया था, करेक्ट ना? बोलो भाई। यस बोलिए। सर। और चाइना में जो किया गया था 1978 में, इट वाज अ प्लान। ये क्यों किया गया था चाइना में? एनीबॉडी? माओ का नाम सुना होगा ना, माओ। माओ से तुंग ने इसको किया था। पहला काम क्या था? क्या डिसेंट्रलाइजेशन उनके मूड में था, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, मतलब पावर जो है को डिसेंट्रलाइज किया जाए, डेवलपमेंट को डिसेंट्रलाइज किया जाए, ग्रोथ को डिसेंट्रलाइज किया जाए। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का उनका जो मॉडल था वो डिसेंट्रलाइजेशन का एक मॉडल था। इसके बाद वो चाहते थे कि सेल्फ सफिशियंसी आए। वो हमारे यहाँ भी सेल्फ सफिशियंसी वर्ड आया था ना, हम बोलो, जिसको हम सेल्फ रिलायंस नाम करते हैं ना। ये प्लानिंग के जो ऑब्जेक्टिव आपने पढ़े होंगे ना, प्लान के ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, सेल्फ रिलायंस, ये पढ़ा था कि नहीं आपने? चार ऑब्जेक्टिव, मॉडर्नाइजेशन, ये सब पढ़ा था आपने? तो वो चीज, तो वहां से सेल्फ सफिशिएंसी एक वर्ड, यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंसी आर्गेटिव माइंड। इसके बाद रिफॉर्म्स उसने किया। उन्होंने कहा कि भाई जो ये संभव डोमेस्टिक रिसोर्सेज से नहीं हो सकता है, उसने फॉरेन जो सेक्टर है उसमें रिफॉर्म्स उन्होंने किया। तो ये चीजें क्या थी? जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, जिसने भारत में कहा कि आपको रिफॉर्म्स करेंगे तभी आपको फाइनेंशियल एड मिलेगा। फाइनेंशियल एड इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू स्टार्ट रिफॉर्म्स, जिसको आपने पढ़ा होगा, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पढ़ा था ना, और स्टेबलाइजेशन मेजर्स, स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स, करेक्ट ना? याद आ रहा है? पहले का पढ़ा हुआ। ठीक है। और जानते हो ये सब जो चीजें आपको याद नहीं आ रही, मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चों को ये सब सारी चीजें याद नहीं आ रही। अगर कहीं जाओगे, वाइवा होगा, एंट्रेंस होगा, तो ये मार्क्स आपने जो स्कोर किया ना, 36 40 में से 32 या कुछ भी, जो भी, सारे, पहली बात तो मैं सारे बच्चों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तो ये कुछ भी काम आने वाला नहीं है। मैं बताऊँ, जो आपके दिमाग में है ना वही काम आने वाला है। आर्ग्यूमेंट बोलो भाई। यस सर। हाँ, इसको मैं बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ आपको, इसको आप जरा ध्यान दीजिए। ठीक है। अब ये तीनों ही कंट्री का जो रिफॉर्म्स था ना, ये जो डेवलपमेंट था ना, ये तीनों 1980s तक ये ऑलमोस्ट सिमिलर था। लेकिन चाइना ने जो कि एज कर लिया किसमें, 1978 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर लिया। उसके पास एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो ये जो क्या आता है, वो क्या आता है, प्लांट में, मशीनरीज में वगैरह में क्या आता है, तो उसमें किया। अब चाइना ने अभी जो किया है उसका प्लान था, ये कोविड वगैरह जो है, लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, खैर, उसने क्या किया, जितनी भी कंपनी, अब सारी, तो उसके पास टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी आउट ऑफ बॉक्स डिस्कशन हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी आ गई, सारे उसके पास स्किल लगभग आ गए सारी चीजें में। अब क्या किया उसने, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की है कि फॉरेन कंपनियां वहां से चली भी जाए ना, तो उसके हेल्थ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। ठीक पॉइंट। और जानबूझ के अब उस सारे जितने भी रिसोर्स है ना, वहां स्थिति ऐसी क्रिएट कर रहा है कि जितने भी फॉरेन कंपनियां हैं वो वहां से चली जा, उसको औने पौने दाम में वहां के जो इंटरप्रेन्योर्स हैं वो परचेज कर लें। ठीक है, ताकि उनके ऊपर वो ज्यादा नियंत्रण कर सके, क्योंकि फॉरेन कंपनियों के ऊपर उतना वो प्रभाव नहीं डाल सकता। ये एक पॉलिटिकल इसमें भी इन्वॉल्वमेंट है। पॉइंट। तो खैर वो हमारे डिस्कशन का हिस्सा नहीं है। तो ये हमारा एक छोटा सा चर्चा मैंने करने का प्रयास किया यहाँ पर। अब हम देखते हैं इंडिविजुअल, थोड़ा सा अगर हम फोकस करें, क्योंकि भारत के बारे में आप पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ जान चुके हैं, क्योंकि पूरा लेसन ही पूरा बुक ही उसके ऊपर फोकस है। चाइना कब आया एग्जिस्टेंस में? तो आपको याद होगा 1949 में चाइना को इस्टेब्लिश हुआ था, करेक्ट ना? इसके बाद चाइना ने क्या अडॉप्ट किया? स्टेप नंबर 2, चाइना ने क्या अडॉप्ट किया? जीएलएफ।
ठीक है। ये जीएलएफ क्या था? जीएलएफ क्या है, कोई मुझे बताएगा? बोलो, बोलिए, कोई बच्चा मुझे बताए, बोलो भाई। मॉडर्नाइजेशन की तरफ पहला कदम था, मॉडर्नाइजेशन की तरफ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द मॉडर्नाइजेशन, करेक्ट है? बोलो भाई, हेलो, यस सर। बोलो। उसमें इसके बाद उसने क्या किया? कम्यून सिस्टम की बात की। कम्यून सिस्टम क्या था, कोई मुझे बताए, बोलो। कम्यून सिस्टम क्या था? मैंने बताया था, सर घर, कल्टीवेट करते थे सर। घर है कलेक्ट। तो घर के पीछे छोटी छोटी कोई भी इंडस्ट्री कुछ भी लगा देना। हाँ, वो स्मॉल स्केल कर लिया, कॉटेज इंडस्ट्रीज कर लिया जाए, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट था ये घर के पीछे लगवाने वाला कम्यून सिस्टम। ठीक है, यही था ना? बोलो भाई, बोलो। यस सर। के बाद इन्होंने एक वर्ड यूज किया, प्रोलिटेरियन कल्चरल रिफॉर्म्स। प्रोलिटेरियन प्रोलिटेरियन कल्चरल रिफॉर्म्स, ठीक है। और इसके बाद वहीं से आता है हमारा 66 के आसपास आता है ये, चेक कर लेना। 1966 के बाद जब हम भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर हम ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करते हैं। इसके बाद वो आते हैं 1978 के रिफॉर्म्स के बारे में, इसको उन्होंने कहा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, ठीक है। वहां पर एक कॉन्सेप्ट था जो 1978 से पहले, वो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस, ये नाम सुना होगा ना आपने, जब आपने लाइन बाय लाइन रीडिंग की थी तब आपने ये नाम सुना होगा, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज। अगर भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें, क्योंकि हम चाइना का डिस्कशन कर रहे हैं, अगर भारत के संदर्भ में बात करें, भारत के संदर्भ में, तो हम उसको क्या कहते हैं? पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, करेक्ट ना? करेक्ट है बेटा? यस सर। ठीक है। अब इसमें जब उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया तो इन्होंने क्या वर्ड यूज किया? फेज्ड मैनर। फेज्ड मैनर मतलब इट वाज नॉट ऑल ऑफ सडन, फेज्ड मैनर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हमने प्रेशर में आके देखो, आप फेज्ड मैनर कब करोगे? इंडियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाज फर्स्ट थिंग यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, इट इज अ कंपल्सन। यहाँ पर चाइना में इसने कंपल्सन नहीं था, क्योंकि कोई आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इसको हम ट्विन ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्विन ऑर्गेनाइजेशन। दी बोथ ऑर्गेनाइजेशन केम इन एग्जिस्टेंस आफ्टर 1945, दैट इज एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, मतलब ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो डैमेज हुआ ना, उस डैमेज से वर्ल्ड इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट, ठीक है, स्टेबलाइज, ठीक है, और ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब सारे चीजें दिमाग में रखी गई और तब ये ऑर्गेनाइजेशंस आए। ठीक है, तो ये फेज्ड मैनर में हमने किया। आगे 2 पॉइंट बोलो। तो पहला फेज में हमने क्या किया? फर्स्ट फेज जो था ना, इसको पहले फेज में हमने एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर को रिफॉर्म किया। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर, ये 3 सेक्टर में उन्होंने रिफॉर्म की बात की। एग्रीकल्चर सेक्टर में, फॉरेन ट्रेड में और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर का जो रिफॉर्म्स था, देखो हमारे यहाँ, अब यहाँ थोड़ी सी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अगर हम कहें क्वेश्चन मार्क लगाएं, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, लेकिन चलो हम ज़्यादा क्वेश्चन मार्क न लगाते हुए बस हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर था, अभी भी जो अगर आपने तो पढ़ा ही है कि मॉनसून पर डिपेंडेंसी थी ना, तो इसमें जो हमने कब काम शुरू किया? 1966, मिड ऑफ 70, जिसको कहते हैं ना मिड ऑफ 70s, मिड ऑफ 1970s, 70 से 80 तक का। ठीक है, तो मिड ऑफ 70s, तो 66 मतलब 70s में आ गया। ठीक है, तो ये मिड ऑफ 70s, हम 1966 के आसपास हम शुरू करते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू करते हैं। ये हमारा क्या था? एग्रीकल्चर रिफॉर्म था। मतलब हम कहीं ना कहीं, अगर आप देखो, चाइना पहले स्टेप उठाता है और फिर बाद में हम ये, अच्छा ये जो रिफॉर्म्स है ना, ये हमारा डरते डरते रिफॉर्म्स, अभी हम किसान का जो बिल था, ये क्या था? ये जो चाइना यहाँ पर जो कर चुका है पहले,
उसी को अब अभी हम कर रहे थे। अभी तक हमने जो एग्रीकल्चर का जो रिफॉर्म्स था ना, वो हमने किया ही नहीं। ये जो चाइना जो कर रहा है, हम यहाँ जो 66 की बात कर रहे हैं, ये एग्रीकल्चर का रिफॉर्म्स नहीं था। ये तब ये क्या था हमारे यहाँ हमारे यहाँ भुखमरी हो गई थी, भुखमरी हो गई थी। ठीक है, 1965 में इंडो पाक वार हुआ था, इंडो पाक वार हुआ था। 1962 में चाइना के साथ हम हार चुके थे। चाइना, हाँ, और अभी भी देखो अरुणाचल प्रदेश और जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, उत्तराखंड का जो एरिया है वहां जो कब्जा किया हुआ है ना, ये 1962 के वॉर की वजह से हुआ। तो ये हम यहाँ पर हमारी ये स्थिति हुई थी। हार गए पॉइंट। तो 1962 में हमारे ये हार चुके थे, 1965 में ये हार हुआ था। इसकी वजह से हमारे यहाँ, अच्छा, उसके वजह से हमारे यहाँ भुखमरी वाली स्थिति हो गई थी, ग्रेन शॉर्टेज हो गया था, ग्रेन शॉर्टेज हो गया था। ये मजबूरी में किया हुआ था सिर्फ। और अमेरिका से हमने जो मांगा तो अमेरिका ने वो समय ग्रेन नहीं दिया था। तो उस समय दैट वाज द कंडीशन, और उस समय स्थिति बहुत ही देश की खराब थी। पॉलिटिकल लीडर्स को एक प्रकार से झुकना पड़ा, और बाद में जाके तब उन्होंने अर्जेंटीना में वहाँ जो रिसर्च जो हो रहा था, तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर एफर्ट, पॉलिटिकल एफर्ट किए गए, और तब जाके हमको कुछ टेक्नोलॉजी आ गई। तो हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू किया। मतलब आप सोच लो कि कैसे, किन दौर से ये देश गुजरा है, उस उसकी थोड़ी ये कहानी है। तो हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हो, हम इसकी तुलना, जो चाइना में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हो, इसकी तुलना हम अभी जो हमने गवर्नमेंट ने किया उससे हम कर सकते हैं, क्योंकि ये मेजर पैमाने पर ये रिफॉर्म्स थे। वो अब गवर्नमेंट की कुछ कमियां हैं, कुछ लोगों की कमियां हैं, कुछ बिचौलिए हैं, सब मिला के ये जो है सफल नहीं हो पाया। वो अलग अलग की बात है, लेकिन ये बेसिकली यहाँ पर निश्चित होना कर सकते। तो पहला हमारा जो काम था कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, तो ये जो चाइना में हुआ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुआ। इसके बाद ये फॉरेन ट्रेड पर उन्होंने जोर दिया, और इसके बाद इन्वेस्टमेंट सेक्टर पर। ये हमारा ये फर्स्ट फेज चाइना का था हमारा। मतलब हम यहाँ चाइना की बात कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट फेज का रिफॉर्म्स था इनका। आगे पॉइंट बोलो भाई। यस सर। चलो, इतना समझ में आ रहा है। चलो, अब हम आते हैं चाइना में सेकेंड फेज। तो फर्स्ट फेज के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक बार बोल दें, क्या क्या है बेटा फर्स्ट फेज का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बोलिए। फर्स्ट फेज का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर। सेकेंड फेज में उन्होंने क्या किया, सेकेंड फेज में उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर दिया, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर। अब देखो यहाँ भी देखो प्लानिंग क्या होती है। पहले फेज में उन्होंने एग्रीकल्चर पर क्यों जोर दिया? एग्रीकल्चर सबसे पहला काम क्या होता है? रोटी। ठीक है, पहला काम रोटी। तो लोगों को फूड सफिशियंसी पहले होनी चाहिए। हाँ, फूड सफिशियंसी पहले होनी चाहिए, तो उसने उसको दिया। यहाँ पर मैं गांधी जी को बोलूंगा, महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात की थी। ठीक है, ग्राम स्वराज। ठीक है, ठीक है। फिर नेहरू का मॉडल जो था, वो मॉडर्नाइजेशन, एग्रीकल्चर, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर दिया। अब इस मॉडल में थोड़ी कमियां क्या थी, कि अगर हम गांधी जी के मॉडल पर चले होते, या एक है, मैंने नाम लिया था क्या, अंत्योदय देने वाले कौन थे, अंत्योदय, दीनदयाल। हाँ, ये इन लोगों का जो मॉडल था, इन लोगों का मॉडल क्या था, ये गांव पर फोकस था। नेहरू जी का मॉडल जो था वो क्या हो गया, मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर दिया, और पब्लिक सेक्टर जो है ना उस पर जोर दिया। या तो ये फुल्ली पब्लिक सेक्टर होता, ये इन्होंने केवल इंडस्ट्री के सेक्टर में ये काम हुआ। अगर ये पब्लिक सेक्टर ही करना था, जैसे चाइना ने किया कि कम्यून सिस्टम बनाया, हाँ, अगर ये काम एग्रीकल्चर में भी होता, पब्लिक सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता, और इंडस्ट्री पे भी होता ना, तब ये मॉडल बिल्कुल सही होता जो नेहरू जी का मॉडल था। लेकिन उन्होंने एक सेक्टर पर फोकस किया, और इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आई कि एक सेक्टर तो डेवलप हो गया, और ये जो एरिया था, गांव का जो एरिया था, वो डेवलप नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सफिशियंसी नहीं आई। हाँ, हालांकि पहले प्लान में उन्होंने जोर दिया, लेकिन वो जोर बिग, जिसको कहते हैं ना, एक थ्योरी बिग पुश की होने की जरूरत होती है।
तो बिग पुश आप नहीं करोगे ना तो फिर समस्याएं वैसे ही रह जाएंगी। जैसे मान लो कि एक बच्चे ने थोड़ा सा एफर्ट किया और मार्क्स उसका 33 आ गया, 33, अब ये 33 है, अब बच्चा अगर ये 33 पे सोच के कि मैं बहुत अच्छा हो गया, अब फिर वो लूज हो गया, तो फिर क्या होगा, अगली बार फिर आ जाएगा 28 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आर गेटिंग पॉइंट? तो आपको बिग पुश की, एक सब्जेक्ट में आप खराब हैं, मान लो इको है, मैथ्स है, अकाउंट्स है, ये मान लो 3 सब्जेक्ट में, अब ये तीनों सब्जेक्ट में आपको बिग पुश करने की जरूरत है। आपने अकाउंट्स पे जोड़ दिया, ठीक है, अकाउंट में पास हो गए। आपने मैथ्स पे जोड़ दिया, ठीक, पास हो गए। आपने एक को छोड़ दिया ना, यही आपको डुबा देगा। पॉइंट? तो आपको नेग्लेक्ट नहीं करना। उसी तरह इकोनॉमी के लिए भी चीजें हैं कि आपको बिग पुश की जरूरत है। जब हमने इंडस्ट्री पर जोर दिया ना, तो उसी समय हमको क्या करना था, एग्रीकल्चर पर भी फोकस करना था। अगर ये हम यहाँ किए होते ना, ठीक है, तो ये स्थिति नहीं आती जो अभी आई। अब ये क्या हुआ, एग्रीकल्चर नेग्लेक्ट हो जाने की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर से माइग्रेशन होने लगा किधर, शहरी क्षेत्रों की तरफ। ठीक है, अब शहरी क्षेत्रों में जो समस्याएं हैं वो देखने को मिली। फिर बाद में गवर्नमेंट ने, अब जाके गवर्नमेंट ने थोड़ा सा प्रयास शुरू किया है, सही मायने में सिंसियर एफर्ट, और उसकी वजह से थोड़ी स्थिति बदल सकती है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर का ये सेकेंड फेज में उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर को फोकस किया। इसके अलावा उन्होंने थर्ड जो काम किया वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अभी देखो ये चाइना ने किया, इंडिया ने भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन किया, लेकिन इंडिया में तब तक करप्शन बहुत हावी हो चुका था। यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम को भी अपर हैंड लेना पड़ेगा चाइना में। इंडिया में जो है पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से भी बहुत सारी डैमेज हुई, और SEZ इंडिया में फ्लॉप हुआ, सफल नहीं हुआ, लेकिन चाइना में ये हिट हुआ। पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही बेटा? यस सर। हाँ, अब आते हैं, अब थोड़ा सा हम आते हैं इसके ऊपर कि पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान को देखते हैं। पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान में पहला हमारा, पाकिस्तान तो जानते ही हो, इसका इतिहास और भारत का इतिहास बिल्कुल मिलता जुलता है। तो 1947 इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया था, पाकिस्तान ने भी मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया, ठीक है, करेक्ट ना? 1956 में उसने प्लानिंग अपनाया था, करेक्ट ना? बोलिए। और उसने यस भी, सर। हाँ, उसने भी वही मॉडर्नाइजेशन का जो इंडिया का जो सिस्टम था, हाँ, उसको अपनाया कि मॉडर्नाइजेशन करने। फिर उसने भी ग्रीन रेवोल्यूशन अपनाया, ग्रीन रेवोल्यूशन उसने भी अपनाया। मतलब भारत जो करेगा वो जानते ही हो, भारत टेस्ट करेगा, भारत न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करेगा, तो पाकिस्तान भी करेगा। तो मतलब ये एक जो भाई भाई का जो रिलेशन है ना, वो बड़ा काम आता है। ओके, और गेटिंग पॉइंट? ये बात समझ रहे हैं? यस सर। 1 मिनट में से थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, इसलिए कि मेरा लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया। चलिए ठीक है, तो 1950 चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो तक मैं बोलता रहता हूँ आपसे। ठीक है, 1956 से पाकिस्तान ने अपना इकोनॉमिक प्लान किया था, और 1950s और 1960s पाकिस्तान ने अपने यहाँ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना शुरू किया था। पॉइंट? ओके, हर पॉइंट? यस सर। सर स्क्रीन चली गई है। बेटा स्क्रीन चली गई नहीं है, वो मेरा लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया है, अचानक वो बैठ, अब मैं लगाया हूँ तो रिकवरी हो तो। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन पाकिस्तान ने भी शुरू किया, और मैकेनाइजेशन उसने शुरू किया फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और इसके बाद उसने नेशनलाइजेशन, जितने भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज है ना बेटा, उसका उसने नेशनलाइजेशन शुरू किया। जैसे हमारे यहाँ नेशनलाइजेशन हुआ, अगर आपको याद होगा कि 1969 में बैंकों का बैंकिंग रिफॉर्म्स हुआ था हमारे यहाँ। दिखाई दे रहा है बेटा? अभी नहीं दिखाई दे रहा, स्क्रीन दोबारा प्रेजेंट करना पड़ेगा। इट इज विजिबल और नॉट? नो सर। नॉट विजिबल ना, कोई बात नहीं, मैं ज्वाइन करता हूँ। चलिए चलो, ओके।
चलो तब तक मैं बोलता ही रहूँ। फिर पाकिस्तान ने 1988 में अपना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया, ठीक है, जैसे इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया था, कब किया था, 1991 में किया था। उसी तरह पाकिस्तान ने 1988 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया। मतलब बाय एंड लार्ज इंडिया और पाकिस्तान के मॉडल एक ही थे, करेक्ट ना? अब आई थिंक इट इज नाउ विजिबल बेटा। यस सर। हाँ चलो, इसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स को देख लो। अब ये डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स ना सारे पोल खोल देगा। डेमोग्राफिक इंडिकेटर डेमोग्राफिक इंडिकेटर जो है सारा पोल खोल देगा, कौन कितने पानी में, ठीक है। पॉपुलेशन देख लो, पॉपुलेशन ये तो मालूम है सबसे अधिक किसका है, चाइना का, करेक्ट ना? लेकिन यहाँ पर देख लो, अगर आप फर्टिलिटी रेट वगैरह की बात कर लें तो चाइना का जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो बहुत ही कम है, जबकि इंडिया का बहुत ही ज्यादा है। आर्ग्यूमेंट पॉइंट, ठीक है। और यही कारण है कि चाइना में जो, अच्छा इसको भी लिख ही देते हैं साथ में आपको, एनुअल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन जो है, एनुअल जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, एनुअल जीआरओ ग्रोथ, ये चीजें आसान लग रही हैं लेकिन जब एग्जामिनेशन में याद नहीं रहेगा ना तो ये परेशानी क्रिएट करने वाला है। तो एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है लोवेस्ट है चाइना में, ठीक है, लोवेस्ट है चाइना में, करेक्ट है ना, लोवेस्ट चाइना में, करेक्ट ना। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देख लो, पोल खुल रही है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ये भी लोवेस्ट है चाइना में, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन लोवेस्ट है चाइना में, करेक्ट है, लोवेस्ट इन चाइना। आगे पॉइंट समझ रहे हो? यस सर। एक पैरामीटर है सेक्स रेशियो, नंबर ऑफ वुमेन 1000 मेल के ऊपर, ठीक है, 1000 पर महिलाओं की संख्या कितना है, फीमेल जेंडर की संख्या कितनी है, तो ये भी है लोवेस्ट है चाइना में। तो ये सारे इंडिकेटर्स क्या बता, लोवेस्ट, ठीक है, ये भी लोवेस्ट है, हाँ वो तो है ये लोवेस्ट, ठीक है, मैं ढूंढ रहा था लोवेस्ट, ये सारे इंडिकेटर्स जो है, ठीक है। अब आते हैं फर्टिलिटी रेट। अब देखो ये इनका फर्टिलिटी है ना, प्रजनन दर जिसको कहते हैं, ये सबसे अधिक पाकिस्तान में है। और इंडिया में भी जो है ना, ये डेटा ऑथेंटिक अगर किस हद तक है ये डाउटफुल है मेरी समझ से, लेकिन ये इंडिया में भी फर्टिलिटी रेट जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है ये अलार्मिंग है, ये सिविल वॉर करवाएगा डिपेंड जनसंख्या पर अगर रोक नहीं लगा तो, ठीक है। अर्बनाइजेशन आ जाओ, अर्बनाइजेशन, एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होने के नाते आपके सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होना चाहिए। ये अर्बनाइजेशन सबसे अधिक कहाँ है, चाइना में, हाईएस्ट लिख देता हूँ, तो हाईएस्ट हाईएस्ट चाइना में। इसके अलावा अगर आप देखो HDI मान लो, देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख लो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में चाइना की स्थिति क्या है और भारत की स्थिति क्या है। भारत लगभग 130वें स्थान पर और चाइना 86-87वें स्थान के आसपास है। तो मान लो इसको एक रफ फिगर भी रखो तो ये 86 या 87 के आसपास है। इस तरह लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जीवन जिसको हिंदी में कहते हैं जीवन प्रत्याशा दर, भारत में 60, अब कल देख रहा था उसमें कम दिखाया था, भारत में 68, अब 70 के आसपास हो चुका है, लेकिन आपको पुराने डाटा के अनुसार ही काम करना होगा, 2016-17 के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 68 के आसपास है भारत का, वही अगर चाइना की बात करो तो वो 77 के आसपास, पॉइंट, ठीक है। तो ये पाकिस्तान का वो 65 के आसपास है, ठीक है, 66 या 67 के आसपास होगा, उसका भी थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन भारत से भी फिलहाल पीछे है। लेकिन भारत को पाकिस्तान से तुलना न करके भारत को चाइना से तुलना करना, तो ये सारा आपके पास से जो है ना टेबल एक बना होगा, बुक में एनसीईआरटी में देखेंगे, और बाकी सुभाष दे या संदीप का किसी भी किताब से पढ़ता हूँ तो उसमें टेबल बना, तो उसको आप बाय हार्ट कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए, याद कर लो, बाय हार्ट कर लो, ये डेटा काम आएंगे। और ऑलवेज फॉलो एनसीईआरटी को हमेशा फॉलो कीजिए। आगे नो पॉइंट मेरी बात समझ में आया? यस सर। हाँ, इसी तरह ग्रोथ रेट को अगर आप देखोगे तो ग्रोथ रेट में भी हम, चाइना ने देखा था कि डबल डिजिट को उसने प्राप्त किया था, इंडिया ने नहीं किया था।
ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? और तीसरा जो है ना, ये सबसे बड़ा होता है कि सेक्टरल कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब हर सेक्टर का अलग अलग कंट्रीब्यूशन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्टरल कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी क्या है कंट्रीब्यूशन? तो अगर अगर आप देख लो, एग्रीकल्चर सेक्टर ले लो, ठीक है, तो इंडिया का 17-18 के आसपास है, चाइना का 9-10%, और ये पाकिस्तान का 25 के आसपास है। इस तरह इंडस्ट्रीज में भी देख लो तो ये 30 के आसपास है, और इसका 45 के आसपास, 45 के आसपास होगा। चलो तो 40 हम के पास आसपास लिख लो, यहाँ पर थोड़ा सा 45-43 के आसपास होगा, और इसका 20-21 के पास होगा। इस तरह टर्सरी मतलब कुल मिला के टर्सरी सेक्टर में ये प्लस प्लस 50 है, ठीक है, ये प्लस 50 है, ये इसका जो है बिलो 50 है। हाँ, एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, इसका भी प्लस 50 है, ठीक है। आप इसका इसका इसके बेस पर जो कंक्लूजन निकलता है, क्या निकलता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन को प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्सरी सेक्टर की तरफ जाता है, डेवलपमेंट और ग्रोथ ज्यादा होता है, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं इसके बाद। अब आपसे मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, अभी तक जो डिस्कशन किया उसी डिस्कशन के आधार पर मैं पूछ रहा हूँ। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है, 1956 में किसका हुआ था, बताएंगे? सॉरी, पाकिस्तान। पाकिस्तान का करेक्ट आंसर, पाकिस्तान, ठीक है। चलो रिफॉर्म्स जो है 1978 में किसका शुरू हुआ था? हु स्टार्टेड रिफॉर्म्स इन 1978? जल्दी बताइए, हु स्टार्टेड रिफॉर्म्स इन 1978? जल्दी बताइए, अभी जो जो डिस्कशन किया उसी से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। चाइना। चाइना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान कब आजाद हुआ? फ्रीडम ऑफ पाकिस्तान, इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या? फ्रीडम ऑफ पाकिस्तान, बोलो भाई, इससे आसान कोई? 1947। 1947, इसमें भी डाउट हो रहा है? हाँ, बच्चों को कुछ बोल नहीं रहे हैं, ठीक है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये अच्छा क्वेश्चन है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड बिल्कुल नॉलेज लेवल के क्वेश्चन है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन जो है कहाँ स्टार्ट किया गया? चाइना में। वेरी गुड, चाइना में। ये कब स्टार्ट किया गया था? बाकी बच्चे खामोश हैं क्यों? स्नेहा, संदेश, 1958। शाहिन, नितिका, शुभांकिता, शुभम, हाँ, सुजल, सारे बच्चे खामोश हैं क्यों? आयुषी तू बेटा नहीं बोल रही है? हाँ, कहाँ ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड चाइना में, और कब किया गया था ग्रेट लीप फॉरवर्ड? 1958। 19 फिर देखो 1958, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहाँ है? पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, कहाँ है हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी? बोलो भाई, अभी डिस्कस किया मैंने हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अभी डिस्कस किया है। लाइफ हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हाईएस्ट कहाँ है? हाईएस्ट बोलो भाई, आयुषी, निशांत, गुलसाद, आयुष सिंह कुंडीर, अर्जुन, अभिजीत, शुभम, सुजीत। सर जापान। अरे कहाँ, मैं लेसन की बात कर रहा हूँ, चाइना, अभी लेसन की बात हो रही ना बेटा। अच्छा, हमने चर्चा तो नहीं की, लेकिन पहले पढ़ा चुका हूँ। सार्क, सार्क में इनमें से कौन मेंबर नहीं है? चाइना, पाकिस्तान, इंडिया। सार्क में कौन मेंबर नहीं है? बोलो, हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क? आयुषी, आयुष सिंह पंडीर, नंदनी, गुलसाद, सुजीत, श्रेया, प्रभाकर, शाहीन,
शुभांकिता बोलिए, कौन मेंबर नहीं है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, चाइना इज नॉट द मेंबर। ओके, बोलो। ब्रिक्स, ब्रिक्स इसमें से कौन कंट्री मेंबर नहीं है? Which of the following is not a member of BRICS? चाइना। ब्रिक्स में सर पाकिस्तान। यस, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, पाकिस्तान इज करेक्ट आंसर। ठीक है, पाकिस्तान मेंबर नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाइना में, सॉरी, पाकिस्तान में कब इंट्रोड्यूस किया था? चाइना का तो पूछ चुका हूँ। पाकिस्तान 1990। पाकिस्तान का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब हुआ था? पाकिस्तान इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1998। 1998। बोलो भाई, सही है? 1998 सही है? बोलिए। अच्छा बताओ, चाइना में कब किया गया था? चाइना में कब किया गया था? बोलो भाई। 1978। 1978 चाइना। इंडिया में कब किया गया था? 1991। 1991। और पाकिस्तान का इन दोनों के बीच में 1988। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, 1988 करेक्ट है ना? बोलो भाई। यस सर। कोई दिक्कत? चाइना में कम्यून सिस्टम का संबंध किस सेक्टर से है? कम्यून कम्यून सिस्टम, COMMUN, कम्यून सिस्टम, कम्यून सिस्टम। मेरा ये जो है ना पेंसिल जो है ना एक तरफ खराब हो रहा है, स्क्रैच आ जाएगा इसमें। बोलो, कम्यून सिस्टम का संबंध, बोलो, कम्यून सिस्टम का संबंध किस सेक्टर से था? इंडस्ट्री से? यस सर, इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री से था? एग्रीकल्चर से था? किससे था? कि उससे था, क्या कहते, फॉरेन सेक्टर से था? किससे था कम्यून सिस्टम? बोलिए। सर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से। कम्यून सिस्टम का संबंध एग्रीकल्चर से था। एग्रीकल्चर रिफॉर्म था जिसमें साइंटिस्ट लोगों को या प्रोफेशनल लोगों को बोला गया था कि बैक वो उसमें जाए, कंट्री साइड में जाकर, ठीक है, वो काम करें। ठीक है, आगे पॉइंट, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स था, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ काम करना था, कम्यून सिस्टम। आगे पॉइंट बोलो। यस सर। हाँ, और बोलिए, और कुछ छूट रहा है? बोलो, और इसमें कुछ छूट रहा है जो मैं दिमाग में नहीं आ रहा हो, आपके दिमाग में आ रहा हो, बताइए, बोलिए। बोलो। चलो ठीक है, तो और कुछ पूछा जाए? क्या पूछा जाए? देखो, एक चीज मैंने नोटिस किया है कि बच्चे एसर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन में ना बच्चे फ्लैट हो जाए, एसर्शन एंड रीजनिंग। ठीक है, और क्यों क्यों हो रहा है फ्लैट? क्योंकि ये आपको आप कंटेंट बेस्ड ज्यादा है, कंटेंट, और इसका जो है ना ऑनलाइन सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। ठीक है, इसमें आप कॉपी पेस्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए एसर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन बच्चे बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, वो बच्चे ने, उन बच्चों ने किया है जिनके पास है कंटेंट है, जिन्होंने पढ़ा है, वो बच्चे, उन बच्चों ने किया है। तो एसर्शन और रीजनिंग मैंने जानबूझ के रखा था सेकेंड टर्म के प्लान में, वो देना ना देना अपनी इच्छा पर था, केवल डिस्क्रिप्टिव भी हम पूछ सकते थे, लेकिन मैंने कहा कि ना, एसर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन में पूछूंगा ताकि बच्चों का रियल कंटेंट समझ में आए। और मैंने वो 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जो भी मैंने पूछे थे, वो क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछे थे।
आगे नो पॉइंट, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? बोलिए। यस सर। हाँ, इसलिए मैंने पूछा था। एक लास्ट क्वेश्चन होगा, टाइम आपका हो चुका है लगता है, मेरा भी, हाँ 11:05 से मेरा भी क्लास है, ठीक है, आपका भी क्लास है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं एसर्शन रीजनिंग का पूछता हूँ। एसर्शन है, ध्यान देंगे, एसर्शन का क्वेश्चन है, एसर्शन है यहाँ पर, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान फॉलो मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। ये आसान क्वेश्चन है। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान पाकिस्तान फॉलो मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। ये आसान क्वेश्चन है वैसे तो, मतलब जो इस पर्पज से मैं पूछ रहा हूँ वो पर्पज फुलफिल नहीं हो पा रहा है इससे, इस क्वेश्चन से। रीजनिंग कहता है बोथ इनिशिएटेड देयर डेवलपमेंट प्रोसेस, बोथ इनिशिएटेड देयर डेवलपमेंट प्रोसेस, सॉरी, on the basis of economic planning in 1947। आपको बताना है, आप ऐसे जानते हो कि क्या है, पहला क्या है कि दोनों सही है ना, पहला जानते हो। दूसरा क्या है, बोथ assertion and reasoning are true and our reasoning is not the correct explanation. Reasoning is not correct explanation, not correct explanation, लेकिन दोनों सही है। सी क्या है, सी कहता है ए इज ट्रू, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। और डी क्या कहता है, डी कहता है ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ठीक है। और इसमें कर लो ए एंड आर बोथ ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट। बोलिए, यही एक क्वेश्चन पूछूंगा और मैं आपसे ये भी अनुरोध करूंगा ऑफ ए, ठीक है, कि आप सर लोग ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स। श्योर, आयुषी, सर आरुषि, आरुषि है क्लास में, आयुषी, आयुषी, बाकी बच्चे बताइए क्या होगा। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान फॉलो मिक्स्ड इकोनॉमी, ये तो सही है। आयुषी बोलो भाई, यस सर। आयुषी क्यों नहीं बोल रही है? सुरजीत, साहिन, शुभम, शुभांकिता, ये तो मिक्स्ड इकोनॉमी का दोनों है, ठीक है। इंडिया ने भी मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो किया, इसने फॉलो किया, तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये तो अब इसमें आ गए, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सी भी है ना, ये नहीं। अब बी को देखते हैं कि बी क्या कहता है। बोथ इनिशिएटेड देयर डेवलपमेंट प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन 1947। हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग कब हुआ था इंडिया का? 1951 में हुआ था सर पहला स्टार्ट। प्लान और इकोनॉमिक प्लान बना था 1950 में, ठीक है। और चाइना का, पाकिस्तान का कब बना था? पाकिस्तान का 1956। ठीक है, ये फर्स्ट प्लान बना था। तो इस हिसाब से ये तो गलत है ना, ये कहना कि 1947 में बना था, ये तो गलत हो जाएगा ना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट है ना, यस सर। गलत हो गया ना। तो ये इज ट्रू हो गया, और क्या होगा, आर इज फॉल्स ही हो गया, ठीक है। आर तो बिल्कुल फॉल्स हो गया ना। अगर ये होता, ठीक है, कि बोथ इनिशिएटेड देयर डेवलपमेंट प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है, आगे पॉइंट इन यस सर। 1947, हेलो पॉइंट। अब ये तो इकोनॉमी प्लानिंग में किया, ये तो सही है। और 1947 में मिक्स्ड इकोनॉमी, ये भी मिक्स्ड इकोनॉमी का जो मॉडल था, हमने प्लान बनाया था, तो ये हमारा ये सही है, ये सही है, दो ये सही है, समझ रहे हो। आर्गेटिव माइंड, मिक्स्ड इकोनॉमी का हमारा, हम प्लान, हम मिक्स्ड इकोनॉमी के पास हम चलने लगे थे, ठीक है। प्लान हमने बताया 1950 में, आर्गेटिव माइंड, प्लान हमने यस बताया, सर। ठीक है। तो ये हमारा, ये करना कि ये बी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस, करेक्ट ना, ठीक है।
तो ये हमारा, मैं यहाँ पर यही बस करना चाहूंगा, इसी बात से अपने बात को विराम दूंगा कि आप लोग असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन जरूर कीजिए, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन जरूर कीजिए अगर आप अपने कंटेंट को चेक करना चाहते हैं। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।